अब दूसरा विषय, दूसरा देश जो कहने को तो मध्य एशिया का है, जैसा मैंने पहले बताया इस देश के बारे में, लेकिन उसे दक्षिण एशिया के क्षेत्रों से निकटता के कारण उसे हमने एक तरीके से दक्षिण एशिया का देश भी माना है, और वह है अफ़गानिस्तान। और आज की तारीख में अफ़गानिस्तान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से अफ़गानिस्तान आज एक बहुत ही अहम क्षेत्र बन गया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे कोसोवो, नक्शे में देखिए कोसोवो, जिसका जिक्र मैंने अपने शीत युद्ध के अध्याय में और दो ध्रुवीयता के अंत के अध्याय में और ऐसे अमेरिकन वर्चस्व के अध्याय में किया है, वो कोसोवो क्षेत्र दुनिया के सबसे विवादित क्षेत्रों में है। अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि अफ़गानिस्तान आज शायद कोसोवो से ज़्यादा विवादित क्षेत्र बन चुका है, और इट हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ हॉट बेड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा बन चुका। कोसोवो की समस्या जो थी उसका कुछ संबंध शीत युद्ध से था, लेकिन अफ़गानिस्तान की समस्या शीत युद्ध के समाप्ति के 30 साल बाद भी बनी हुई है, और वो बड़े विकराल रूप लेते ही जा रही है। वर्तमान में तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान में हो गया है। तालिबान जो एक आतंकवादी गुट था, जिसके आतंकवाद से पूरा विश्व गत 25-30 वर्षों से परेशान रहा, अब वो तालिबान में उसने सत्ता हथिया ली है। वैसे बहुत से देशों से उसे अभी मान्यता नहीं मिली है, यानी तालिबान की सरकार को विश्व के बहुत से राष्ट्र अभी एक वास्तविक सरकार नहीं मानते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तालिबान के अधिकतर हिस्सों में, अफ़गानिस्तान के अधिकतर हिस्सों में आज तालिबान का दबदबा है, तालिबान का कब्जा है। ये तो हुई आज की स्थिति। हमारे संबंध अफ़गानिस्तान से कैसे रहे, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के देखिए नक्शे में पश्चिमी सीमा पर है, पाकिस्तान से ऊपर। और यदि अफ़गानिस्तान में पूर्व की तरफ जाएं तो आप देखेंगे अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा पूर्व में भारत के कश्मीर की सीमा को छूता है, कश्मीर की सीमा को छूता हुआ एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, और वहीं पर पाकिस्तान की सीमा भी है, वहीं पर रूस की सीमा भी है, और बहुत निकट पे चीन की सीमा भी है। तो एक बड़ा स्ट्रैटेजिक महत्ता वाला देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की दूसरी विशेषता है कि ऐसा माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि यदि दुनिया में किसी देश ने वास्तव में प्रगति नहीं की है 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में, कोई उसने विकास नहीं किया है, और जो अभी भी 19वीं शताब्दी के ढांचे में रह रहा है, तो वह है अफ़गानिस्तान। यानी अफ़गानिस्तान अत्यधिक अविकसित देश है। ऐसा क्यों, क्या? इसके बहुत से कारण हैं, पर आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है कि अफ़गानिस्तान बहुत ही अविकसित देश है। बीच बीच में विकास की बयार बही, काफ़ी विकास भी हुआ, लेकिन अगली सत्ता जो आई उसने उसको पूरा, उस विकास को पूरा ढहा दिया, और फिर वही 18वीं 19वीं शताब्दी के जीवन यापन की शैली में चले गए। तो ये अफ़गानिस्तान का इतिहास रहा है। तीसरी बात जो अफ़गानिस्तान के बारे में आपको जाननी है कि अफ़गानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ अफ़ीम, गांजा, उसकी खेती बड़ी भारी मात्रा में होती है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अफ़ीम पैदा करने वाले देशों में अफ़गानिस्तान है, और अफ़ीम जो है उसकी दुनिया में मांग गैर कानूनी तरीके से बहुत है।
दवाइयों, मेडिसिन आदि में तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन इसके अलावा इसका जो इलीगल व्यापार है, गैर कानूनी व्यापार है, वह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और अफीम की खेती के लिए अफ़गानिस्तान जाना जाता है। चौथी खास बात अफ़गानिस्तान की कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में आप देखेंगे तो चीन और रूस की सीमाएं इसको छूती हैं और उसके ठीक पश्चिम में, बल्कि दक्षिण की तरफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे कार्य करता है, अमेरिका के इशारों पे काम करता है। दूसरे शब्दों में चीन, रूस और अमेरिका तीनों अफ़गानिस्तान को साधने में लगे रहते हैं और इस प्रकार अफ़गानिस्तान जो है वह इन तीनों के बीच एक तरीके से प्यादा बना हुआ है, शतरंज के मोहरे की तरह इसे उछालते रहते हैं। इतना जानने के बाद थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। 1913 में इसकी जनसंख्या करीब 31 मिलियन थी। तो पांचवी जानकारी इससे जुड़ी हुई है अफ़गानिस्तान के बारे में, और वो है कि अफ़गानिस्तान, जैसा मैंने बताया, अत्यधिक अविकसित देश है और सामाजिक दृष्टि से आज भी वहाँ कबीलाई जीवन जीते हैं। वहाँ का जो समाज है वो आज भी कबीलों में, जनजातियों में, विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और ये जो बटाव है इनके बीच में वो इतना ज़्यादा है कि इनमें एकता लाना बड़ा कठिन काम हो गया है, एकता स्थापित करना बड़ा कठिन काम हो गया है। और इसी का फ़ायदा ये तीनों महाशक्तियाँ उठाती रहती हैं। कबीलाई जीवन बड़ा कठोर जीवन होता है, बहुत परंपरागत तरीके से, बहुत दकियानूसी विचारों से वहाँ के लोग आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में छठवीं बात जो आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि जो अखंड भारत के नक्शे की यदि हम बात करें, यानी अंग्रेज़ों के आने के पहले जो भारत था, अफ़गानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और वहाँ म्यांमार तक का क्षेत्र भारत का हिस्सा था। तो हम देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भारत का प्राचीन काल में एक तरीके से भारत का अंग था। अब सातवां बिंदु जो अफ़गानिस्तान से संबंधित है, जो वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है, वो है कि अफ़गानिस्तान से बड़े महत्वपूर्ण सड़क मार्ग हैं। अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से होते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग हैं। प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने समय से ही विदेशी तत्वों का आवागमन, आना जाना इन मार्गों से होता था, अफ़गानिस्तान के रास्तों से ही होता रहा। अब ये आवागमन के कारण विदेशी सत्ता या विदेशी लोगों का बारंबार आना जाना, उसने वहाँ के समाज को भी प्रभावित किया, वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया और इस प्रकार अफ़गानिस्तान की जो संस्कृति है वो कबीलाई होते हुए भी उसमें विभिन्न देशों का कुछ पुट दिखाई देता है। यदि मार्गों की बात करें तो एक सिल्क रूट आपने सुना होगा। सिल्क रूट बड़ा प्रसिद्ध रेशम मार्ग जिसे बोलते थे, जहाँ से चीन से रेशम का आयात दूसरे देशों को होता था और चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था प्राचीन काल में। ये सिल्क रूट बहुत पुराना है। सिल्क रूट देखिए इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है और ये अफ़गानिस्तान से होते हुए जाता है। इस रूट में जहाँ चीन का सिल्क विदेश जाता था, व्यापारी लोग चीन का सिल्क लेने के लिए आते थे तो अपने साथ बहुत सारा विदेशी सामान लाते थे, अपने साथ अपनी संस्कृति लेके चलते थे, अपने साथ अपनी भाषा लेके चलते थे, अपने आचार विचार लेके चलते थे। उसका प्रभाव भी यहाँ पड़ा। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का यहाँ होना, सिल्क रूट का होना भी अफ़गानिस्तान की एक खासियत है। इसीलिए यूरोप और एशिया से इसके सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। यूरोप और एशिया
दोनों से यूरोप जो अत्याधुनिक था, एशिया जो बहुत पुराने काल में जी रहा था, उन दोनों के बीच का एक तरीके से अफगानिस्तान संगम रहा है। तो ये 7 बिंदु 8 बिंदु ये एक तरीके से अफगानिस्तान की खासियत है, उसकी विशेषता है। और जो भी राजनीति है, जो भी वहाँ की स्थितियाँ हैं, उसे हमें इन 8 बिंदुओं को ध्यान में रख कर समझना होगा। जैसा मैंने बताया कि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा रहा, उसी का परिणाम था। अच्छा, अखाड़ा तो रहा और कबीलाई संस्कृति के कारण बड़ा विभाजित भी रहा, एकता नहीं रही। तो स्थितियां वहाँ की हम बहुत ही शोचनीय रही हैं। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दौर में, जिस पर हमने किसी और अध्याय में चर्चा की है। तो इस हमले की भारत ने कटु आलोचना की, क्योंकि भारत को ये रास नहीं आया कि अफगानिस्तान पर अकारण ही कोई विदेशी सत्ता आकर कब्जा करे। लेकिन बाद में 1990 में जब सोवियत सेनाएं वापस चली गईं, तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, जो अभी फिर से पुनः आया है। मैं आपको बता दूं, 1989-90 में और क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन। तो विघटन के दौरान सोवियत संघ के पास कोई चारा नहीं था बल्कि अपनी सेना को वापस बुलाने का। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में विकास के नाम पर कुछ किया ही नहीं था, वह मात्र कब्जा करते रहा, उस क्षेत्र को अपने खेमे का एक हिस्सा बना के रखा था। और जब सोवियत संघ वहां से गया तो बहुत वैक्यूम हो गया, एक खाली स्थान हो गया। और तालिबानी जो आतंकवादी थे, जो अमेरिका की शाह पर सोवियत संघ की सेना का सतत विरोध करने के लिए तैयार हुए थे। तालिबान की स्थापना का श्रेय अमेरिका को जाता है। उसने सोवियत संघ की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए तालिबानियों को तैयार किया था। तालिब माने होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों के रूप में इनको तैयार किया था। अब वही तालिबान सोवियत संघ की फौज के जाने के बाद अमेरिकी सहयोग से सत्ता में आता है, और परिणाम क्या हुआ, भारत विरोधी आतंकवाद का गढ़ बन गया। तालिबान की स्थापना हो गई और वह भारत के विरोध में एक तरीके से खड़ा होने लगा। आतंकवाद का बहुत तीव्र गढ़, भारत के खिलाफ जो आतंकवाद की गतिविधियां उस काल में हुई हैं, उसका अड्डा एक तरीके से हम अफगानिस्तान को मान सकते हैं। उसका जो मूल केंद्र था वह अफगानिस्तान था, गढ़ बन गया। अल-कायदा, जिन्होंने सितंबर 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, तुरंत अमेरिका ने इसका प्रतिरोध किया, इसका जवाब दिया और यहाँ से तालिबानी सत्ता को समाप्त किया, अफगानिस्तान से तालिबान को समाप्त किया। और तब से अमेरिकी फ़ौज वहाँ डट गई। अब देखिए, बड़ा सरल इतिहास है अफगानिस्तान का। 1979 में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए, जिस पर हमें नहीं जाना है, रूस सोवियत संघ तत्कालीन सोवियत संघ अफगानिस्तान पर हमला करता है, कब्जा करता है, भारत विरोध करता है। 20 साल तक लगभग रूस वहाँ जमा रहता है, बल्कि मैं कहूँगा 10 साल तक, क्योंकि 1990 में रूस का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ और 10 साल के बाद वो चला जाता है। उसके जाने पर तालिबान सत्ता में आता है। ये वही तालिबान है जिसने अमेरिका ने प्रॉप अप किया था, और तालिबान अपने पैर इतने फैलाता है कि 2001 में, यानी अपने शासन के 10 वर्ष के आसपास 2001 में वो अमेरिका पर हमला करता है, वहाँ के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। हमले का परिणाम, प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए अमेरिका तालिबान को बर्बाद करता है, और सोवियत संघ में के जाने के बाद अब वो अपनी सेना
अफगानिस्तान की भूमि पर भेजता है। इस प्रकार 2001-2 से अमेरिका की फौज वहां डट जाती है और 20 साल के अनवरत प्रयास के बाद भी वह अफगानिस्तान को एक करने में, अफगानिस्तान को पूरी तरह कब्जा करने में, तालिबानियों का पूरा सफाया करने में असफल रहती है और अंततः 31 अगस्त 2021 को अमेरिकी फौज अफगानिस्तान की ज़मीन छोड़कर वापस अमेरिका चली जाती है। परिणाम क्या? वही तालिबान फिर से सामने आता है और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लेता है। इस बीच कुछ और डेवलपमेंट होते हैं। जब अमेरिका अपनी फौज भेजता है अफगानिस्तान में 2001-2 के आसपास, तो भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का प्रयास करता है और उनको काफ़ी आर्थिक मदद देता है। अमेरिकी फौज वहाँ है, एक तरीके से लोकतंत्र वहाँ पे लादा गया। करजाई जो किसी एक कबीले के थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, अफगान राष्ट्रपति बनाया गया, हामिद करजाई। उनके साथ भारत के समझौते भी हुए। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में कुछ योगदान भी दिया और अफगानिस्तान ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी किए। सामरिक साझेदारी, भारत चाहता था कि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता आए, भारत चाहता था कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो और तालिबान जैसी संस्था दोबारा वहाँ सत्ता पे ना आए। तो तालिबान को रोकने के एवज में भारत सतत रूप से अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार को, जो कुछ हद तक लोकतांत्रिक थी, उसे मदद देते रहा। लेकिन दुर्भाग्य से तालिबान गुट के प्रभाव में कोई विशेष कमी नहीं आई और भारत के विरुद्ध उसकी आतंकवादी गतिविधियां और अफगानिस्तान के अंदर उसका बढ़ता आतंकवाद भारत के लिए सतत खतरा बने रहा। 2014 में नाटो या अमेरिका की वो फौज जो 2001-2 में अफगानिस्तान में घुसी थी, वो वापस आने का निर्णय लेती है, लेकिन बदलती स्थितियों में अपने वापस आने के निर्णय को टाल देती है और 2014 के बाद अब वह 2021 में अंततः अमेरिकी फ़ौजें उसे छोड़ती हैं। इस सब प्रक्रिया में पाकिस्तान तालिबान की मदद करते रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह एक कट्टर इस्लामिक देश की तरह सामने आ रहा है और तालिबान जो हैं वे लोग कट्टर इस्लामी हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद को शह देता रहा है विभिन्न गुटों के माध्यम से और उस हद तक अफगानिस्तान का तालिबान उसके लिए एक सहयोगी के रूप में सामने आया है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में वर्तमान में तालिबान, पाकिस्तान भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं और भारत को अब आने वाले दिनों में अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ अपने कदम फूंक फूंक कर रखने हैं। यदि तालिबान की सत्ता वहां आ चुकी है और कुछ देशों ने उसे मान्यता दे दी है, तो भारत के सामने भी ये समस्या है कि वह मान्यता दे या न दे, क्योंकि पूर्व में भारत सतत रूप से तालिबान का विरोधी रहा है, उसे आतंकवादी संगठन मानता रहा है। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में स्थितियां बदल रही हैं और इसीलिए भारत को बहुत सोच समझकर आने वाले समय में कदम रखना होगा। ये तो हुई साउथ एशियन कंट्रीज, दक्षिण एशियाई देशों के बारे में भारत के संबंधों के बारे में बात। इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, मायने क्या है हमारे लिए? हमने एक एक देश के बारे में अलग अलग पढ़ा, पर यदि एक पूरा पिक्चर हम देखें
पूरे एक समग्र दृष्टि से दक्षिण एशिया और भारत, ऐसा यदि हम सोचें तो किस तरह का पिक्चर सामने आता है। तो पहली बात, पड़ोसी जो हैं बड़े छोटे छोटे हैं। सभी देश, हमारे पड़ोसी जो देश जितने भी हैं, बड़े छोटे छोटे हैं। और इसलिए उसकी समस्या ये है कि वे भारत को एक बहुत बड़ा देश मानते हुए भारत से हमेशा सशंकित रहते हैं। तो अविश्वास बना हुआ है। दूसरा, भारत बड़ा तो है ही, विशाल है, लेकिन भारत की शक्ति भी बड़ी विशाल है। भारत की फौज जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज में, सेना में जानी जाती है। भारत एक परमाणु राष्ट्र है। परिणाम क्या कि ये जो पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे होने के कारण तो वैसे ही भयभीत हैं, लेकिन भारत की सामरिक शक्ति, परमाणु शक्ति होने के नाते भारत को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। वो बॉन्डिंग, वो निकटता भारत के साथ इन देशों की नहीं आ पा रही है। और सदैव ये लोग शक करते रहते हैं भारत की गतिविधियों पर, भारत के दांव पेचों पर, और एक तरीके से भारत के इरादों पर। और ये एक तरीके से लाजिमी भी है, उचित भी है, क्योंकि गत हजारों वर्षों की राजनीति में देखा गया है कि बड़े देश छोटे देश पर हावी हो जाते हैं, वे उसे खा बैठते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि पड़ोसी देश उसका बेवजह फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत के सामने हर बार जानबूझकर ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि यदि भारत मदद नहीं किया, यदि भारत ने उनका पक्ष नहीं लिया, तो वे दूसरे खेमे में चले जाएंगे। और भारत इस बात से हमेशा परेशान रहा है। बेजा फ़ायदा उठाने की अनुभूति भारत सरकार को हमेशा रही। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होए। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं ऐसी स्थिति में जहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो तो बाहरी ताकत, जैसे सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में किया, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया, और अमेरिका वर्तमान में पाकिस्तान में भी कर रहा है, चीन नेपाल में कर रहा है, चीन अब तालिबान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, और भारत के सामने ये एक नई समस्या खड़ी हुई है। तो भारत नहीं चाहता कि इन विदेशी ताकतों को इस क्षेत्र में पैर जमाने का मौका मिले, इस जगह पर उनका प्रभाव बढ़े, क्योंकि इन देशों का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ना यानी भारत का स्वयं का प्रभाव इस क्षेत्रों में कम हो जाना, और पड़ोसियों के साथ तनातनी के एक तनातनी का एक रास्ता ही नियमित रूप से बना रहना, ये समस्या सामने आ जाएगी। छोटे देशों को तो हमेशा वो भय रहता है भारत के दबदबे का। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े जो हैं उसमें, उन झगड़ों में वो कहीं ना कहीं भारत की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उनको ये लगता है कि भारत उन्हें दबा के रखना चाहता है, और दूसरी ओर भारत की सोच है कि ये छोटे देश भारत की विशालता का बहाना लेकर बेवजह ही समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। अगला बिंदु जो ये है, आप ये दूसरा बिंदु देखेंगे जो कॉमन हमने पाया कि भारत के साथ दूसरों के जो झगड़े हैं वो केवल भारत और दूसरों के बीच नहीं है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में भी झगड़े हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया, समानता, दक्षिण एशियाई देशों के मध्य समानता क्या है, तो उन समानताओं में ये भी एक है कि सभी देश एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। विभिन्न तरह के विवादों में उलझकर, विभिन्न मामलों को मुद्दा बनाकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद यदि हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो आज वहाँ जो स्थितियाँ हैं बिल्कुल अलग हैं। बांग्लादेश, म्यांमार में जातीय मूल को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, अप्रवासी भारतीयों को लेकर, अप्रवासी नागरिकों को लेकर जो झगड़ा चल रहा है। म्यांमार की बात करें तो वहाँ पर एक दूसरे ढंग की समस्या सामने आए खड़ी है, और वह है रोहिंग्या। रोहिंग्या लोगों ने
म्यांमार में जो अप्रवास का मुद्दा बना के वहाँ रखा है, वह एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुँचा हुआ है। अप्रवास मतलब दूसरी जगह से आके बस जाना, दूसरे क्षेत्रों से आके बस जाना। म्यांमार की सीमा से बांग्लादेश लगा हुआ है, म्यांमार की सीमा से भारत लगा है और उत्तर में चीन है। तो वहाँ की जो जाति है, प्रजाति, जिन्हें रोहिंग्या कहते हैं, ये लोग वहाँ की स्थिति से परेशान होकर बाहर निकल आए हैं और दूसरे देशों में शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं, जिसका बोझ, आर्थिक बोझ, सामाजिक बोझ इन देशों को उठाना पड़ रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी पैदा होती। तो ये भी एक कारण रहा है। बांग्लादेश और नेपाल में झगड़े का मुद्दा नदी का पानी है। नदियों के हिस्सेदारी को, नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों में खटपट है। लेकिन ये बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसियों के बीच हैं, जितने बड़े मुद्दे हैं। और इसका एक कारण है दक्षिण एशिया का भूगोल, जहां भारत बीच में है और बाकी देश जो हैं वो उसके आसपास हैं। दक्षिण एशिया का भूगोल ये आपको स्पष्ट कर देता है कि आखिर भारत के झगड़े सभी राष्ट्रों के साथ क्यों हैं और मुख्य झगड़े क्यों हैं। क्योंकि भारत केंद्र में है और बाकी जो हैं वो उसके चारों तरफ हैं। तो इस प्रकार एक समग्र दृष्टि से, होलिस्टिक नज़र से यदि हम देखें तो कोई स्थिति दक्षिण एशिया की उतनी एनकरेजिंग नहीं है। कोई बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र इसे नहीं माना जा सकता। उल्टे हम कह सकते हैं कि यहाँ के इन सब छोटे मोटे विवादों के कारण ही इस क्षेत्र का विकास उस दर पर नहीं हो पाया जिस दर पर कुछ अन्य क्षेत्रों ने आर्थिक विकास किया है। चाहे वो विकास शिक्षा के मामले में हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, इन सभी क्षेत्रों में, सभी मामलों में ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रह गया है और उसका कारण है झगड़े सभी तरह के। कुल मिलाकर एक निराशाजनक पिक्चर सामने आता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी के बीच 36 का आंकड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं कि देश एक दूसरे से कतई बातचीत नहीं करते। कुछ शांति और सहयोग के भी प्रयास सतत रूप से होते रहते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर झगड़े, मुद्दे, विवाद, वहीं दूसरी ओर सहयोग और शांति के भी प्रयास होते रहे हैं। ऐसा ना समझा जाए कि ये देश एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आप देखेंगे कि मुद्दे हैं लेकिन सैनिक युद्ध इनके बीच में नहीं हुआ है, सिवाय भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है, मुद्दा है, वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे संघर्ष हुए, लेकिन उसके बावजूद दक्षिण एशिया में के देशों के बीच में रिश्ते, हम कहेंगे, मोटे मोटे दोस्ताना हैं और ये लोग सहयोग के महत्व को समझते हैं। सहयोग के महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वे जानते हैं कि भारत यदि बहुत बड़ा देश है, हावी होने की कोशिश कर रहा है, पर भारत ही उन्हें विकास में मदद कर रहा है। और इस प्रकार एक तरीके से दोनों के बीच में उस हद तक दोस्ताना संबंध हुए। शांति के द्विपक्षीय प्रयास भी हुए। एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में द-क्ष कहते हैं, ये दक्षिणी एशियाई देशों का एक मंच है जिसमें बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अर्थात इन देशों ने एक और जहां एक दूसरे के प्रति बहुत सारी शंकाएं, विवाद, मुद्दे खड़े किए हैं, दूसरी ओर इस अहमियत पर भी जोर दिया है कि एक कॉमन मंच की ज़रूरत है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां पर इन सब समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता के तहत
द्विपक्षीय वार्ता के तहत सुलझाया जाए। और इसलिए उन्होंने एक मंच बनाया है। मंच से का अर्थ एक ऐसी संस्था बनाई है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाया गया, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई, 1985। दुर्भाग्य से इसमें बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इसने कुछ कुछ प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए इनके सदस्य देशों ने 2002 में एक साफ्टा नाम से एक समझौता हुआ था जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, हिंदी में उसे संक्षिप्त में उसे अंग्रेजी में SAFTA को साफ्टा कहते हैं, संक्षिप्त में वो उसका संक्षिप्तीकरण है। हिंदी में उसे कहते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो साफ्टा जो है वह सार्क के अंतर्गत ही सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किया गया एक समझौता है, और इस समझौते के तहत पूरे दक्षिण एशिया को, जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना विशाल है, उसको मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का एक प्रयास का वायदा है। मुक्त व्यापार से अर्थ जिसमें एक दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए किसी तरह के कर का प्रावधान नहीं रहेगा, किसी तरह की अनुमति, लाइसेंस आदि का प्रावधान नहीं रहेगा या न्यूनतम रहेगा। तो कोशिश मुक्त व्यापार की है, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की दिशा में साफ्टा पर इन देशों के द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह एक बड़ा सार्थक प्रयास है।